In last class, we have studied Rutherford's atomic model, and his model had a drawback that his model was incapable of explaining the stability of atom. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की शॉर्टकमिंग को रिमूव करने के लिए नील्स बोर, that he was a physicist, Niels Bohr I, and he gave another atomic model called Bohr atomic model. So he gave the concept of orbits. उन्होंने क्या कहा कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं और जो ऑर्बिट्स हैं उनकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, एनर्जी स्टेट्स होती हैं. सो ईच ऑर्बिट हैव अ स्पेसिफिक एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं. So to explain the complete structure of an atom, he gave some postulates. So the postulates of Bohr atomic model are, so according to the first postulate of Bohr atomic model, electrons revolve in a circular path. एक closed circular path के अंदर जो है electrons revolve करते हैं around the nucleus. बोर ने क्या कहा कि किसी भी एटम के सेंटर में होता है क्या, न्यूक्लियस. किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. लिसन वन थिंग, जब बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, दैट वाज इन 1913, तब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. न्यूट्रॉन हैज़ बीन डिस्कवर्ड या फिर उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसका पता कब चला था, 1932 में. लेकिन इसके सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो दिस पॉइंट वाज लेटर एडेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. सो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होते हैं क्या, ऑर्बिट्स, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ्स, जिनका नाम हमने क्या दिया, ऑर्बिट्स, विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स. और इन क्लोज्ड, ये क्लोज्ड पाथ होते हैं, ठीक है. और इन क्लोज्ड पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दीज क्लोज्ड पाथ. न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. हर एक ऑर्बिट की, ये सर्कुलर पाथ को हमने क्या नाम दिया है, ऑर्बिट्स. और हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है. तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स कहा गया था. सो ऑर्बिट्स आर नथिंग बट दीज आर एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट, व्हेन एनर्जी इज़ गिवन, मान लिया कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और हमने इस एटम को हीट या फिर किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड की, हमने इस एटम को क्या की, एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है. तो अगर हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, मान लिया हम फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हाइयर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा. और जैसे ही हम एनर्जी सोर्स को रिमूव करेंगे ये वापस से अपने सेम एनर्जी लेवल में वापस आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा. जब उसे एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा. और जैसे ही हम एनर्जी को रिमूव करेंगे, एनर्जी सोर्स को रिमूव करेंगे, तो वापस से वो अपने जिस ऑर्बिट में वो था उसी में वापस आ जाएगा. और इस चीज़ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन. वापस आने को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन.
हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में जाने को बोलते हैं एक्साइटेशन, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आ गया लोअर एनर्जी लेवल पे उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, राइट। अब इन ऑर्बिट्स को हमने नेमिंग की इनकी, हम इनको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है एंड सो ऑन। या फिर एक स्पेसिफिक नोटेशन बोहर ने दी थी इन एनर्जी लेवल्स को, इन ऑर्बिट्स को, दैट इज़ के शेल। ऑर्बिट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं, या फिर शेल्स, इन्हें हम शेल्स भी बोल सकते हैं। तो इनको नाम दिया के शेल, सेकेंड वाले को दिया के एल, थर्ड वाले ऑर्बिट को नाम दिया एम, एंड सो ऑन। फोर्थ वाले को दिया एन, फोर्थ ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया, एन, एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड सो ऑन। जितने भी ऑर्बिट अगर हम डिफाइन करना चाहें किसी भी एटम के अंदर, आगे तक हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, राइट। एंड द सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या था कि जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं किसी भी एटम के अंदर, तो जो ऑर्बिट एटम के सबसे पास होगा, सी एटम की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बोहर क्या निकली, ये हमारा एटम है, इसके सेंटर में हो गया क्या, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ है हमारे ऑर्बिट्स। दीज आर द ऑर्बिट्स, क्या हैं, द क्लोज्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स। सर्कल थोड़े से डिफॉर्मेटेड हैं, सो हमें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट कौन, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट सर्कुलर पाथ। तो इसको नाम दिया के शेल, फर्स्ट ऑर्बिट को नाम दिया के शेल, सेकेंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन एंड सो ऑन, ठीक है। और हर एक ऑर्बिट की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब देखो, सबसे न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट कौन सा है, के ऑर्बिट या फिर के शेल। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। द ऑर्बिट विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैव द लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एल की, क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर चला गया। और दूर कौन गया, एम, तो एम की एनर्जी एल से ज़्यादा होगी, और एन ऑर्बिट की, एन शेल की एनर्जी एम से ज़्यादा होगी। ये उसी तरह से है जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, मान लो एग्जांपल लेके चलें, सोलर सिस्टम है, बीच में सन होता है, तो जो प्लैनेट सन के सबसे नज़दीक है, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा, वो सबसे गर्म होगा तो उसकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होगी, तो ये तो उसका कंट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो एनर्जी लेवल या फिर जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। लोएस्ट का एनर्जी का मतलब वो ऑर्बिट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना सबसे ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बस यही देखो पहले कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल इज़, सबसे कम एनर्जी किसकी, के शेल की, के ऑर्बिट की, उसके बाद एल की, फिर एम एंड देन एन। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इन दिस मच ऑर्डर, ठीक है। अब रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सेवन्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है बोर का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब अब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग द एनर्जी।
वो एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे, और एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगे, वो कोलैप्स नहीं करेंगे और हमारा एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, राइट। सो दिस वर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। फर्दर बोहर ने एटम की एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किए थे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ नेक्स्ट नहीं, दैट विल स्टडी इन +1 11th क्लास में आपका चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11th में या फिर 12th में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं और उसमें हम क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ द एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स या फिर ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ द एटम एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। नाउ बोहर एटॉमिक मॉडल ऑल्सो हैड सम लिमिटेशंस। सबसे वैसे ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था। इसके बाद रिवोल्यूशन हुआ, जो एनर्जी बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू निकाली गई थी एटम की, दैट वाज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। तरीका गलत हो सकता है लेकिन जो वैल्यू आई थी एनर्जी लेवल्स की वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है एटम की वो बोहर एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी थी। सो दैट्स वाई बोहर एटॉमिक मॉडल वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड जिससे लोग हुए थे, जो साइंटिस्ट हुए थे, वो मॉडल था बोहर एटॉमिक मॉडल। सो दैट्स वाई इट हैज़ अ बिट इम्पोर्टेंस। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन निकलती हैं इनके पोस्टुलेट में से ही। क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन थी कि उन्होंने 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाई, एटम, मैटर। एटम से मिलके क्या बना है? मैटर। लेकिन बोहर ने इसको 2D में ड्रॉ किया था, मतलब 2D स्ट्रक्चर बताई थी। क्या हमारी सारे के सारे मैटर 2D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं? दे हैव द 3 डायमेंशनल पॉसिबिलिटीज़ ना, स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज, ठीक है। उनकी हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है और लेंथ भी होती है। सो एटम शुडंट बी 2D, दे शुडंट बी इन 2 डायमेंशन। वो 2D का मतलब 2 डायमेंशन, मतलब सिर्फ जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ हो, हाइट ना हो। तो क्या एटम सिर्फ 2D में पॉसिबल है? नहीं, एटम हैव 3D स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि बोहर ने एटम को 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की फॉर्म में बताया था, जो कि गलत था। सेकेंडली, बोहर एटॉमिक मॉडल मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स क्या होता है, मान लिया वाटर मॉलिक्यूल ही ले लो तुम, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स है H2O। क्या होगा? ऑक्सीजन एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और इधर भी हाइड्रोजन अटैच है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो ऐसा दिखना चाहिए, मतलब ये क्या होगा, एक लीनियर नहीं दिख रहा है तुम्हें। सारे के सारे एटम्स अगर हम इन्हें स्फेरिकल मान लें तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। दैट मीन्स इनकी जो शेप है वो लीनियर है, लेकिन एक्चुअल में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर नहीं होती, ठीक है। सो लेट इट बी। तो फर्स्टली उन्होंने 2D में बता दिया एटम को, तो इसका मतलब क्या है, तो वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशन में होते हैं, हमारा मैटर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्बिट की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी उनकी ऑर्बिट्स।
कैसे? उन्होंने कहा ऑर्बिट जो है एकदम एक कोई सर्कुलर पाथ होगा किसी एटम के अंदर, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे और इनकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि फिक्स एनर्जी होगी और उन्हें एनर्जी दे के प्रमोट किया जाता है। अगर किसी भी एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं नहीं जाता। मान लिया वो एक्स स्पीड से, मान लिया कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो एक्स स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हमने इसको एनर्जी दी, तो ये इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मान लिया वाई स्पीड बढ़ गई, ठीक है, तो वो और ज़्यादा स्पीड से उसकी चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मूवमेंट जो है, एक्चुअल में वो रिवॉल्व भी नहीं करता, उसकी मूवमेंट जो है उसके सराउंडिंग में होती है, जस्ट लाइक ए क्लाउड। ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जस्ट लाइक ये हनी बी का छत्ता हो गया। और जैसे ही हमने इसको किसी भी चीज़ से मतलब छेड़ दिया हमने मधुमक्खी के छत्ते को, तो मधुमक्खियाँ क्या होंगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ इसके चारों तरफ क्या करेंगी, तुम्हें मूवमेंट उनकी दिखाई देगी, एक झुंड सा दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भी उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी उन मधुमक्खियों की तरह उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। कोई फिक्स ऑर्बिट जो है उनका नहीं होता। ठीक है, तो ये फिक्स ऑर्बिट वाली जो बात थी वो बोहर एटॉमिक मॉडल को लिमिट कर रही थी, उसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग थी। और जिस शॉर्टकमिंग को फर्दर स्क्रोडिंगर ने जो है वो सॉल्व किया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम लॉन्च हुई, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो ये तो आती है हायर क्लासेस में। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, उन्होंने 2D ज्योमेट्री 2D स्ट्रक्चर बताई थी एटम की, जो कि गलत है। एटम 3D ज्योमेट्री के अंदर 3D स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली उन्होंने ऑर्बिट्स को फिक्स बताया था कि एक फिक्स पाथ होता है ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर प्रोवाइड करें तो वो हाइयर ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाता है। लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करने से वो जंप नहीं करता, बल्कि हाई स्पीड के साथ उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और वो हाई स्पीड के साथ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने स्टार्ट हो जाता है। अपनी स्पेस को वो चेंज नहीं करता, उसी स्पेस के अंदर हाइयर एनर्जी के साथ रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और बोहर एटॉमिक मॉडल किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, आई विल एक्सप्लेन इट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय चैडविक, जेम्स चैडविक। In 1932, Chadwick gave the presence of neutron in an atom. So it's enough for today. Thank you for watching and revise it also.